नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में हमारे साथ इस बार चर्चा के लिए बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए डॉक्टर भूपेंद्र करवंदे जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करूंगी कि सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में समय देने के लिए, आपका अमूल्य समय देने के लिए। वो भी मैं हर गेस्ट के लिए ये नहीं कहती हूँ, आपके लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से आपकी भूमिका है वो शायद बहुत ही कम लोगों को पता है, और ये इंटरव्यू हम उसी भूमिका को बताने के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी डॉक्टर भूपेंद्र करवंदे के बारे में। रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लॉ के विधि के विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा वो लेखक भी हैं और सहायक प्राध्यापक भी हैं। बहुत सारे इनके पद हैं, कार्य भी उसी तरीके से हैं। इनके बारे में जानकारी मुझे सबसे पहले आप लोगों को ये देनी है कि ये वही शख्स हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 पर सबसे पहला शोध किया था, और वो शोध तब हुआ था जब कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा भी नहीं था। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि गिलहरी बराबर ही सही, लेकिन एक प्रमुख योगदान जो है आर्टिकल 370 हटाने के पीछे डॉक्टर भूपेंद्र करवंदे जी का है। और सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहीं ना कहीं आपका ये शोध जो है वो सरकार के भी काम आया, क्योंकि इनके शोध के बाद ही जो अगर कश्मीर की बात मैं करूँ तो कश्मीर से आर्टिकल 370 जो है वो हटाया गया। इनके शोध के तकरीबन 4 या 5 महीने बाद ही ये प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ। इसके अलावा अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो हम सभी के लिए ये गौरव का विषय है कि डॉक्टर भूपेंद्र करवंदे जो हैं वो छत्तीसगढ़ से आते हैं। बावजूद इसके जिस तरीके से इनकी जानकारी मिलनी चाहिए थी वो आज तक हमें नहीं मिली। हाल ही में राज्य अलंकरण सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई सर आपको। अब हम सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी जानकारियां आपसे लेनी है सर, जिसमें से सबसे पहली जानकारी की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 370 पर आपको एक तरीके से PhD करने का विचार आया कैसे? जी देखिए, जब हम लोग मास्टर्स मेरा जो मास्टर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। जब हम संविधान में मास्टर्स कर रहे थे, LLM कर रहे थे, उस समय जब हम संविधान पढ़ते थे तो मुझे ये आर्टिकल बड़ा अजीब लगता था। अजीब इसलिए लगता था क्योंकि इस आर्टिकल में लिखा था कि एक टेम्पररी प्रोविज़न है, और टेम्पररी प्रोविज़न होने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के इतने वर्षों तक इसे संविधान से न तो हटाया गया और न ही हटाने का कोई प्रयास किया गया। इसका मतलब ये था कि ये आर्टिकल किस मंशा से जोड़ा गया, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, क्या वो उद्देश्य संविधान सभा का सफल हो पा रहा था या नहीं हो पा रहा था, इन सारी विषयों को जानना की एक उत्सुकता थी। साथ में ये एक ऐसा आर्टिकल था जिसके बारे में लोगों को जानकारी कम थी, पुस्तकों का अभाव था, और आवश्यकता ये थी कि लोग जाने तो सही कि आर्टिकल 370 क्या है। लोगों ने इसे केवल एक राजनीतिक रंग दे दिया था, और लोगों को लगता था कि 370 जो है वो केवल एक राजनीतिक विषय है, जबकि एक संवैधानिक विषय था, संवैधानिक भूल थी जिसे अभी ठीक कर लिया गया। अभी की स्थिति की अगर मैं बात करूं सर, तो स्थिति क्या है आर्टिकल 370 की? अगर अभी की स्थिति की बात करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आर्टिकल 370 पहले था क्या और इसे क्यों लाया गया, पहले हम इस बात पर थोड़ी सी नॉर्मल पब्लिक आज भी नहीं समझ पाई। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो भारत जो था वो अलग अलग रियासतों में बटा था, और सभी रियासतों को ये अधिकार दिया गया कि उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो भारत में विलय कर लें या वो पाकिस्तान की तरफ चले जाएं। उसमें लगभग सारी रियासतें भारत की ओर मिल गई थी। कुछ एक रियासतें थी जिनको भारत में मिलाने का जिम्मा सरदार पटेल को दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जिसके महाराजा हरि सिंह जो इसके राजा थे, उन्होंने ये कहा कि न तो वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, ना तो वो भारत में विलय करना चाहते हैं, वो स्वतंत्र रियासत के रूप में रहना चाहते हैं। अगर आप मैप में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बिल्कुल बीच में दिखाई देता है। उनके पास ऑप्शन था, तो उन्होंने ये कहा कि हम स्वतंत्र रियासत के रूप में रहेंगे, और जैसे ये बात पाकिस्तान को पता चली तो पाकिस्तान ने उन पर हमला कर दिया। और जब उन पर हमला हुआ तो महाराजा हरि सिंह के पास बहुत ज़्यादा सेना तो थी नहीं। बहुत ज़्यादा सेना नहीं होने के कारण बात ये हुई कि वो उनका सामना नहीं कर पा रहे थे, तो महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। तो भारत ने कहा कि हम आपकी मदद क्यों करें, आप तो हमारे मतलब क्षेत्र में आपने विलय नहीं किया। तो उसके बाद 27 अक्टूबर 1947 को
एक विलय पत्र हुआ और उस विलय पत्र जिसे हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सीशन कहते हैं, जिससे सारी रियासतें भारत में मिली और उस रियासत को भी, जम्मू कश्मीर को भी भारत में विलय कर लिया गया और जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। परंतु चूंकि बहुत सारी सेनाएं पाकिस्तान की भारत में जम्मू कश्मीर में आ चुकी थी, उनको पीछे खदेड़ते खदेड़ते 2 एरियाज जो थे वो बन गए। एक हो गया पाक ऑक्युपाइटेड कश्मीर और एक हो गया पाक ऑक्युपाइटेड वैली, जो उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया था। अब ये सारी चीज़ें जब वहाँ पर चल रही थी, उसी समय देश का संविधान भी बन रहा था। जब देश का संविधान बन रहा था तो गोपाल स्वामी अयंगर साहब ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लिए एक टेम्पररी प्रोविज़न रख देते हैं, और बाद में जब ये आर्टिकल जो है, जब बाद में सरकारें आएंगी, जब जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य हो जाएगी तो हम उस आर्टिकल को अपने आप वहाँ से हटा देंगे, इसलिए हमने वहाँ पर टेम्पररी प्रोविज़न रखा। पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी गलती वहाँ हुई, वो ये हुई कि वो जो प्रोविज़न था उसको हटाने का जो शर्त थी, वो शर्त ये थी कि वहाँ की संविधान सभा, मतलब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा जब रिकमेंड करेगी तब राष्ट्रपति उसे हटा सकेंगे। अब प्रॉब्लम ये आई कि जम्मू कश्मीर को अपना संविधान बनाने की इजाज़त मिल गई थी जी, और उनका संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू भी हुआ। अगर हम भारत के संविधान की प्रियम्बल पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर के संविधान की प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा था हम जम्मू कश्मीर राज्य के लोग। इसका मतलब ये कि भारत तो एक है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर जो है वो अपने आप को अलग मान रहा था। अब इन परिस्थितियों में जब हमने देखा कि भाई इस तरीके से संविधान बनाने का इनको इजाज़त मिल गया, और संविधान सभा तो वहाँ से कब की ख़त्म हो चुकी थी, अब जब संविधान सभा ही नहीं है तो आप आर्टिकल हटाएंगे कैसे? ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। और तब तक 370 ने एक राजनीतिक रंग ले लिया था और लोग जम्मू कश्मीर में उसकी आड़ पर आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ गई थी और ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। इसलिए ये आवश्यक था कि लोग जाने, लोगों को समझ में आए कि आखिर 370 के कारण हम जो राज्यों का संघ कहते हैं भारत को, कि यहाँ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर अपने आप को अलग मानने का प्रयास कर रहा था। उनका ध्वज अलग था, उनका संविधान अलग था, उनके कानून अलग थे। इन सारी चीज़ों के लिए फिर ये जो चीज़ें जब प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी तो मुझे लगा कि अब इस विषय पे काम करना चाहिए, और सरकार भी इस पर बहुत लंबे समय से काम कर रही थी और फाइनली वो हुआ। आर्टिकल 370 जब वहाँ पर जब हटा नहीं था, लागू था ऑलरेडी, क्या कुछ परेशानियों से वहाँ के लोगों को जूझना पड़ता था सर? उसके बारे में थोड़ी जानकारी। भारत के संविधान में जो प्रोविज़न थे वो ये थे कि भारत की जो सरकार है वो केवल रक्षा, विदेश और संचार, ये 3 सब्जेक्ट के लिए जम्मू कश्मीर के लिए कानून बना सकती है। जबकि भारत के संविधान में जो संघ सूची है, जिसे हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, उसमें जितने विषय है उस पर भारत की सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, और वो सारे विषयों पर कानून सभी राज्यों के लिए बराबर बना सकती है। लेकिन अब आप सोचिए कि भारत में जम्मू कश्मीर जो उसका अविभाज्य अंग है, उसका हिस्सा है, उसके लिए भारत की सरकार के हाथ बन गए हैं कि वो 3 विषयों पर ही कानून बना पा रही है। मतलब हम वहाँ पर बहुत आसानी से टेररिज्म हो पा रहा था, हाँ। बहुत आसानी से फंडिंग हो पा रही थी, और आपके हाथ बंधे हुए थे। दूसरा ये था कि इस बीच में कई वहाँ पर राजनीतिक दल आ गए जिन्होंने उन टेररिज्म को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो मतलब आप ये सोचिए कि अगर कोई देश है जिसकी सीमा ही बहुत सुरक्षित नहीं है तो वो कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वहाँ के लोगों को डुअल सिटीजनशिप मिली थी। डुअल सिटीजन, भारत में केवल एक नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, एक जम्मू कश्मीर की और एक भारत की। अब आप एक देश में 2 नागरिकता चला रहे हैं, एक देश में 2 संविधान चला रहे हैं, एक देश में 2 ध्वज चला रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत हो रहा था। लेकिन प्रयास जो थे वो नाकाफ़ी थे 370 को हटाने के लिए, और वहाँ के लोग अपने आप को, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है, आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे? सरकार पहुँच ही नहीं पा रही है तो डेवलपमेंट कैसे होगा? सरकार की योजनाएं नहीं पहुँच पा रही है तो ये कैसे पहुँच पाएगा? तो इस सारी चीज़ों के कारण वहाँ पर लोग काफ़ी संकट में थे, और टेररिज्म जो था वो बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा था। संविधान की अगर मैं बात करूं तो आज की स्थिति में भारतीय संविधान में अभी ऐसा क्या है जो बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है आपको? कि एक तो सबसे बड़ा विषय था जो चुनौतीपूर्ण था वो था आर्टिकल 370। खैर अब उसे हटा दिया गया। हालांकि अभी भी आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में है, पर वो ये कहता है कि अब सारे कानून जो है भारत सरकार के वो बराबर जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। उसमें उसको वहाँ से बाकी आर्टिकल्स को वहाँ से हटा दिया गया। अब मेन मुद्दा ये है कि जब भी किसी देश का संविधान बनता है तो वो हर बार
परिवर्तनों से गुजरता है और होना भी चाहिए। उसे ही तो हम जीवंत संविधान कहेंगे। हमारे भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। हमने 75 सालों में 106 संशोधन किए हैं। ये 106 संशोधन ये बताते हैं कि हमने परिस्थितियों के अनुरूप संविधान को बदला है और जैसी परिस्थितियां थी वैसे बदला। परंतु कुछ जैसे अभी आप देखेंगे तो केंद्र राज्य संबंधों को लेकर अक्सर तनाव होता है। सबसे बड़ा जो तनाव है अभी वर्तमान में वो है न्यायपालिका और सरकार के बीच। न्यायपालिका ये चाहती है कि वो कॉलेजियम से अपने यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी और सरकार ये चाहती है कि वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाएगी, उससे न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। तो इससे हो ये रहा है कि न्यायपालिका और सरकार के बीच कहीं ना कहीं एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली टकराव तो है। दूसरी एक प्रॉब्लम ये है कि हमने कई राज्यों में राज्यपाल का पद क्रिएट कर रखा है। ये राज्यपाल का पद भी एक ऐसा है कि अगर एक दल की सरकार केंद्र और राज्य में है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही अलग अलग दल की सरकार होती है तो फिर ये पद थोड़ा सा चर्चा में आने लगता है। तो ये एक प्रॉब्लम्स जो है हमारे साथ क्रिएट हुई है। इसके लिए भी भविष्य में कहीं ना कहीं कुछ एक चीज़ें आएंगी जो बेहतर होगी और मुझे लगता है कि वो होना भी चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव को किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर विधि आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है। 126वां संविधान संशोधन जो है वो प्रस्तावित भी है। नॉर्मली हमारे देश में काफ़ी समय तक जब पहला आम चुनाव हुआ 1952 में, तब केंद्र और राज्य मतलब संसद के लिए, लोकसभा के लिए और विधानसभाओं के लिए चुनाव एक साथ ही हुए थे। अब बीच में ये प्रॉब्लम आने लगी कि जैसे कुछ एक राज्यों में दलगत राजनीति के कारण सरकारें गिरा दी जाती थी। अब वो सरकारें गिरा देने के कारण ये प्रॉब्लम होने लगी कि भाई वहाँ पर चुनाव आपको बीच में कराने पड़े, मतलब मध्यावधि चुनाव होने लगे। और केंद्र में भी ऐसा एक आध बार हुआ। तो क्या हुआ कि अब आप देखते हैं तो लोकसभा का चुनाव जब होता है तब कुछ ही राज्यों के चुनाव साथ में विधानसभा के होते हैं। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, लगभग सिमिलर। लेकिन बाकी राज्यों के लिए तो ये एक राष्ट्र एक चुनाव को अगर हम राजनीतिक चश्मा हटाकर देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप एक बार में एक ही ईवीएम में जाकर आपको 2 बटन्स दबानी है, एक विधायक को चुनना है और एक सांसद को चुनना है। मतलब आपको एमएलए और एमपी एक साथ 100%। और आपको बार बार हम चुनाव आयोग इतनी बार प्रयास करता है कि वोटर परसेंटेज बढ़े, तो वो कहीं ना कहीं ये कारगर नतीजा होगा कि आप एक बार ही आप आइए। और ये चुनाव जो है जब एक साथ होंगे तो फिर कई लोगों का ये कहना है कि अगर मान लो बीच में कोई सरकार गिर गई, तो अगर मान लो केंद्र में तो सरकार 5 साल चल रही लेकिन राज्य में गिर गई तो इसमें ये प्रस्ताव है श्री रामनाथ कोविंद जी की कमेटी में, जो उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उसमें ये प्रस्ताव रखा गया कि भाई अगर राज्य में मान लो 3 साल में सरकार गिर गई या 2 साल में सरकार गिर गई, तो वहाँ जब चुनाव होंगे तो वो बचे हुए समय के लिए होंगे, वो पूरे 5 साल के लिए नहीं होंगे, ताकि टाइमिंग को साथ में रखा जा सके। और इसमें यह भी है कि दोनों चुनाव होने के 100 दिन के भीतर आपको नगरीय निकाय के चुनाव भी करा लेने हैं। तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है और इसमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। हमें लोकसभा और विधानसभाओं की अवधियों को लेकर कुछ संशोधन का प्रस्ताव है, वो एक राष्ट्र एक चुनाव को बढ़ावा मिलेगा। एक और सवाल पूछना था सर, ये विधि के आप जो प्राध्यापक हैं उसका एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो उसके लिए आप क्या क्या चुनौती महसूस करते हैं? मोस्ट प्रोबेबली लोग क्योंकि नहीं चुनते हैं इसे, आपने चुना है, तो मैं जानना चाहती हूँ क्या क्या फेस करना पड़ता है सर आप? बेसिकली मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, मैंने बीएससी किया और बीएससी करने के बाद में मैं लॉ की फील्ड में जब आया तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं लॉ का एक प्रोफेसर बनूंगा। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो चुनौतियां हैं एक प्रोफेसरशिप को लेकर और वो स्पेशली लॉ को लेकर, तो आजकल बच्चे बहुत तेज़ी से लॉ की फील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चा क्लास में बैठकर आपको सुनना नहीं चाहता क्योंकि उसके पास मोबाइल है और मोबाइल में एआई है, उसके पास यूट्यूब में लेक्चर अवेलेबल है, तो वो आपको क्यों सुनेगा? या तो फिर आपके पास इतने गट्स होने चाहिए कि आप उसको वो चीज़ बताएं जो एआई में या मोबाइल में अवेलेबल नहीं है, और आपके पास टेक्निक होनी। एक्चुअल में क्या होता है, एक अच्छा टीचर आपको कभी भी कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं कराता, वो आपको टूल्स बता देगा, वो आपको बताएगा, या तो आपको ये बताएगा कि आप इसको समझे कैसे। अगर आपने ये कर लिया तो आप एक बेहतर प्राध्यापक की तरफ बढ़ते हैं। और ये चुनौती अभी तो शुरुआत है, मुझे ऐसा लगता है कि आगे जब जनरेशन और अपडेट होकर आएगी तो बहुत आसान नहीं होगा क्लास में लेक्चर ले पाना और बच्चों को बिठा पाना जब तक आपके अंदर क्वालिटी ना हो। इस फील्ड में अगर करियर की मैं बात करूं तो क्या संभावनाएं दिखती हैं आप? लॉ के फील्ड में करियर को लेकर बहुत सारी संभावनाएं हैं। लोगों को अक्सर ये लगता है कि
आप LLB करने के बाद केवल वकील ही बन सकते हैं। एक्चुअल में ये एक ऐसा जॉब है जो आपको सिक्योर रखता है कि अगर आपको जानकारी तो रहती है। हाँ बिल्कुल। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे महत्वपूर्ण जो आजकल हो गया है वो ये हो गया कि आप सिविल जज जुडिशरी की एग्ज़ाम में जा सकते हैं। सिविल जज क्लास 2 जो एंट्री लेवल का एग्ज़ाम है उसमें आप जा सकते हैं। आप ADPO में डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर के लिए आप जा सकते हैं। ये तो हो गई सामान्य बात। इसके अलावा कई जगहों पर लीगल एडवाइज़र्स की पोस्ट आती है, कई बैंक्स लीगल एडवाइज़र रखती है, रेलवे में आवश्यकता होती है। मतलब लॉ एक ऐसा सेक्टर है जिसको हर जगह पर आवश्यकता है लॉ एक्सपर्ट की। लेकिन मैंने वही कहा कि आज की जो जनरेशन आ रही है वो बुक्स नहीं पढ़ना चाहती, वो PDF पढ़ना चाहती है। हम चाहते हैं कि जनरेशन जाए लाइब्रेरी में बैठे, बुक्स निकाले और बुक्स को पढ़े। अगर हम ये परिवर्तन थोड़ा लाएंगे तो हम एक अच्छे एडवोकेट्स, अच्छे जजेस और अच्छे जो विधि के जानकार हैं उनको हम ला सकते हैं समाज में। राज्य अलंकरण आपको मिला है सर, कैसे आप तक ये खबर पहुंची, कैसा उस समय आपको लगा, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी, विधि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल अलंकरण जो है वो हर वर्ष राज्योत्सव के समय प्रदान किया जाता है। ये था कि मैं मतलब सामान्य चीज़ें थी, मैं बहुत कुछ काम कर रहा था विधि के क्षेत्र में और कुछ मेरी पुस्तकें भी थी। उसके अलावा मेरे आर्टिकल जो है वो नियमित रूप से अखबारों में छपते हैं। बच्चों से मैं कई जगहों पर लेक्चर्स के लिए भी जाता हूँ, प्रशासनिक एकेडमी में भी जाता हूँ, कई जगह पर मेरे, तो मैं एक्टिवली काम कर रहा था। फिर अचानक से एक दिन मुझे रात में फ़ोन आता है कि आपका चयन किया गया है और आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और फ़ोटोज़ के साथ में आप पहुँचें और आपको ये सम्मान जो है 5 तारीख को प्रदान किया जाएगा। तो वो एक मैं तो चाहता हूँ कि मेरे विद्यार्थी भी इसी पद पे आगे बढ़े और अच्छा काम करें। आप हालांकि ये एक विषय अलग है कि अगर आप में प्रतिभा है तो आप कभी पुरस्कार के मोहताज नहीं होंगे। आपका काम बोलना चाहिए, पुरस्कार तो आपको मिलते रहेंगे, वो एक पड़ाव है, आपको और आगे बढ़ना है। वो तो आपने साबित कर दिया, पड़ाव तो बिल्कुल। आगे अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत मतलब जो युवा हैं आज के, क्या लगता है कितना जानना ज़रूरी है उनके लिए संविधान और कानून के बारे में, कितनी नॉलेज उनको ज़रूरी है? जी देखिए, अभी जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर हम ये समझें कि अगर आपने संविधान को बनते नहीं देखा, हम भी वो जनरेशन में थे कि हमने संविधान को बनते नहीं देखा। आपको संविधान बना बनाया मिला, लेकिन जब वो मिला तो आपने उसको सिर्फ उतना ही पढ़ा जितनी आपको उसकी आवश्यकता थी। 395 आर्टिकल्स है। मैं अपने लॉ के हर स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप इसको पढ़ते रहिए। आपको शुरू में ऐसा लगेगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि आप इसको समझना लगेंगे। और अगर मतलब मैं ये मानता हूँ कि भारत के हर नागरिक को देश का संविधान पढ़ना चाहिए। केवल आजकल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम केवल फंडामेंटल राइट पढ़ना चाहते हैं, हमारे राइट्स क्या है हम इस पे बात करना चाहते हैं। हम इस पर क्यों नहीं बात करना चाहते कि हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी है, हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, हम उसको क्यों नहीं फुलफिल करना चाहते। आज जो आवश्यकता है वो कर्तव्यों की है। साथ में हमें ये भी जानना चाहिए कि ये जो संविधान है ये एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है और फेडरल सिस्टम क्या होता है और कैसे सरकारें काम करती है। ये बात अगर आज की जनरेशन जानती है तो निश्चित रूप से संविधान लोगों तक पहुंचेगा और उसकी सार्थकता साबित होगी। एक जानकारी में कोई ये लेनी कि सर बचपन से ही इस ओर आपको आकर्षण था कि ऐसा कुछ करना है, प्रोफेसर बनना है? क्योंकि सब हर किसी बच्चे का बचपन से एक अलग मतलब एक अलग ही डेस्टिनेशन चलता रहता है। तो आप बचपन से ही इस रास्ते पे जाना चाहते थे या कुछ और भी सोच रखा था? तो लॉ करूँगा मैंने कभी नहीं सोचा था। एक्चुअली मेरे घर में मेरे फादर लॉयर है, मेरे चाचा जी लॉयर है, मेरा भाई भी लॉयर है। हमारे घर में फैमिली ही लॉ वाली है। लेकिन मैंने पहले ही तय कर लिया था कि सब करना है लेकिन लॉ नहीं करना है। पर परिस्थितियां कभी कभी आपको उस मुकाम पर लेकर आती है। एक्चुअल में मुझे फॉरेंसिक साइंस पढ़ना था। उस समय फॉरेंसिक साइंस एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था और वो जब मुझे किसी ने बताया कि आप लॉ कर लो, उसमें एक पेपर है फॉरेंसिक साइंस, तो मैंने उस चक्कर में लॉ कर लिया। और जब लॉ कर लिया तो फिर पता चला कि तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो फिर मैं उसमें आगे बढ़ता चला गया। फिर मैंने इसमें मास्टर्स किया, मैंने MPhil किया, मैंने PhD की, नेट किया। और उसके बाद फिर मुझे समझ आया कि अब इतना सब आपने अर्जित कर लिया है तो इसको लोगों तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। तो प्रोफेसरशिप उसके लिए एक बेस्ट माध्यम है। आर्टिकल 370 पर जब आपने शोध किया तो उस वक्त कुछ लोगों ने या होते हैं मतलब जो भी आपके इर्द गिर्द सराउंडेड लोग हैं, कभी रोका कि नहीं मत करो, थोड़ा रिस्की है?
एग्जैक्टली कहीं आपको ढूंढने ना लग जाएं, इस टाइप की बातें हुई? ये चीज़ें नॉर्मली क्या होता है कि मैंने कहा आपसे कि ये एक कम्प्लीटली पॉलिटिकल मुद्दा था। और पॉलिटिकल मुद्दा होने के साथ साथ ये ऐसा भी था कि कुछ एक लोग ये नहीं चाहते थे कि आर्टिकल 370 हटे। इसलिए आपने देखा होगा कि जब 370 हटा तो उसके बाद देश के कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने के बाद ये कहा सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है ये असंवैधानिक है, ये गलत है, अतः फिर से 370 को पुनर्जीवित कर दिया जाए। अब आप सोच सकते हैं कि 370 को लेकर कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। और अगर उसको, और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि जो प्रक्रिया है बिल्कुल सही है और उसी प्रक्रिया के माध्यम से इसे हटाया गया है और अब आप इसे चुनौती नहीं दे सकते। और इसके बाद इसके पुनर्जीवित होने की संभावना लगभग अब समाप्त हो चुकी है। कुछ लोग आप तक पहुंचे ये सारी चीजें जानने के लिए? हाँ बिल्कुल, लोगों का इंटरेस्ट था कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। तो ये शोध मेरा थोड़ा सा मैं अपने तक रखा था, गोपनीय चीज़ें थी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मेरे पास में वो अधिमिलन पत्र भी है जिस अधिमिलन पत्र से राजा हरि सिंह ने साइन किए हैं। मेरे पास में वो लेटर्स भी हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजा हरि सिंह को लिखे, राजा हरि सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखे। तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने में थोड़ी मेहनत तो लगी, लेकिन हाँ मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैं उस चीज़ तक पहुँचा जो वास्तव में मुझे जाननी थी और वो देश की बड़ी समस्या थी। कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान तो आपका माना ही जाएगा आर्टिकल 370 हटाने में। 10 पुस्तकें लिखी हैं आपने सर, कौन कौन सी पुस्तकें हैं और लिखने का शौक कैसे आया आपको? पर्टिकुलर क्या चीज़ों पर लिखावट होती है आप? जी, एक्चुअल में मैं जब पहली बार इस प्रोफेशन में आया तो मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ में कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। तो मेरे एक मेंटोर है, उन्होंने मुझे कहा कि सर आप लिखिए, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे और आप कोशिश करिए, आप लिख पाएंगे। तो मैंने सबसे पहले कुछ लीडिंग केस की कुछ पुस्तकें लिखी। तो वो पुस्तकें लोगों को पसंद आई, पढ़ना शुरू किया। फिर सबसे एक बड़ा जो विषय था वो था छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता। इस पर आपको स्टूडेंट एडिशन नहीं मिलेगा, इस पर आपको वकीलों के लिए बड़ी बड़ी किताबें मिलेगी, लेकिन एक स्टूडेंट को अगर वो बुक पढ़नी है, उसको शॉर्टली समझना है, तो बुक नहीं थी वो बुक। फिर फाइनली ये हुआ कि मेरे को लगभग 3 साल लगे उस पुस्तक को लिखने में, और 3 साल बाद वो पुस्तक प्रकाशित हुई। और बहुत मतलब मैंने पूरे इसको एकदम सामान्य तरीके से बच्चों के लिए बताया कि इसको कैसे पढ़ना। अब तो वो पुस्तक दोनों लैंग्वेज में आ गई है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है। और रविशंकर विश्वविद्यालय और आपका जो दुर्ग विश्वविद्यालय है वो उस पुस्तक को अपने सिलेबस में रिकमेंड करते हैं कि ये रेफरेंस बुक है, एक इसको पढ़ना चाहिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी पर मेरी किताबें, आर्टिकल 370 पर मेरी किताबें हैं। आर्टिकल 370 पे लिखने में वो कितना समय लगा सर आप? हाँ, ये एक बड़ा वो था कि आपको सोसाइटी को क्या बताना है और क्या नहीं बताना है, ये बड़ी बात है। तो वो मेरे थीसिस के कंप्लीट होने के बाद में मैंने उसके हटते तक का बस एक विषय रखा है, उसके बाद की बातें तो लोगों को पता ही थी। तो उस बुक के पीछे भी बहुत लंबी मेहनत है और कई बार पेज फटे हैं, कई बार कापियाँ हटी है और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन संतुष्टि है कि लोगों तक मैं उस चीज़ को पहुंचाने में सफल रहा और अभी आपके माध्यम से सफल हो रहा हूँ, ये भी बड़ी संतुष्टि है। सर ये नया कानून आया है राइट टू डिस्कनेक्ट, जानना चाहेंगे कि ये क्या है, ये कानून किस तरीके का है? क्योंकि मैंने जानकारी जो जुटाई है उसके मुताबिक मुझे पता चला है कि आप इसके बारे में पहले से ही लिख चुके हैं। जी, लगभग 1 साल पहले मैंने एक आर्टिकल नवभारत में लिखा था, उसमें लिखा था कि राइट टू डिस्कनेक्ट जो कानून है वो भारत में लागू होना चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि देखिए, जब भी आप अपने वर्क प्लेस से लौटते हैं, आपका वर्क प्लेस अगर आपको 8 घंटे ड्यूटी के लिए बोलता है तो ऑब्वियसली आप भी अगर यहाँ आते हैं तो आपने जिस टाइम पे पंच किया, पंच इन और पंच आउट, इसका मतलब आपने पूरे अपने 8 घंटे डेडिकेट होकर अपने ड्यूटी कर ली है, अपने वर्क प्लेस को आपने दे दिया है। प्रॉब्लम ये है कि अब आप पंच आउट करके बाहर निकले तो फिर पता चल रहा है आपको मेल आ रहा है, मेल चेक करना है, आपको फ़ोन आ रहा है, आपको फ़ोन उठाना है। तो एक्चुअल में फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आप तो वर्क पे ही हैं अभी भी, और फिर आपका पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो रहा है। तो कुल मिलाकर क्या था कि इस तरीके के कानून की आवश्यकता भारत में थी। और मैंने ये लिखा भी था कि अगर एक बंदा या एक कोई भी व्यक्ति जो अपना काम करके अपने ऑफिस से बाहर निकल चुका है तो उसके बाद उसे डिस्टर्ब करने का राइट नहीं होना चाहिए। आप उस जगह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एक्चुअल में आपको राइट टू डिस्कनेक्ट, यस, कि आपको वहां से डिस्कनेक्ट होने का अधिकार है। आपको फ़ोन उठाने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपको मेल देखने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। जो होगा वो अगले दिन जब हम आएंगे तभी होगा।
तो इंडिया के जितने एम्प्लॉय हैं वो बेचारे एकदम ये ज़्यादातर प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत हद तक कि अच्छा ये अभी बिल संसद में पेश हो चुका है और जल्दी ये कानून का रूप भी ले लेगा। आवश्यकता है, देखिए क्या होता है, आपको अपने वर्क प्लेस पे काम करने का राइट है, लेकिन एक मेंटल जो फ्रीनेस आप जिसे कहते हैं, क्योंकि इस समय जो तो दबाव में जो लोग काम कर रहे हैं, कम से कम एक स्ट्रेस फ्री होकर वो अपना काम कर सके, घर में अपना समय दे सके, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो क्या लगता है सर कि ये प्रोसेस करेगा राइट टू डिस्कनेक्ट कानून? 100% ये प्रोसेस करेगा, क्योंकि ये कानून लागू होने के बाद में कई बार हमारे भारत में तो कानून लागू कर दिए जाते हैं सर, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। यस एग्जैक्टली। अब ये बात आपने, ये मुद्दा आपने बहुत अच्छा उठाया कि देश में बहुत सारे, भारत कानूनों की जननी है, यहाँ पर इतने कानून है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद ये कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि कितने कानून है। नॉर्मली क्या होता है, कोई कानून अगर बनता है तो वो एक ऑब्जेक्ट को लेकर बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि अगर आपके लिए कोई कानून बना दिया गया तो वो जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि ये कानून में आपके लिए प्रोविजन क्या है, तो उस कानून की यूटिलिटी नहीं है। तो ये आवश्यकता अभी जो है, अभी जो लिटरेसी को हम बढ़ा रहे हैं, हमको लीगल लिटरेसी को बढ़ाना चाहिए, हमको लॉ को लेकर लिटरेसी बढ़ानी चाहिए, हमको लोगों को बताना चाहिए कि आपका ये कानून है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट ऑन वर्क प्लेस की अगर मैं बात करूँ, तो कई महिलाओं को इस कानून के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं कि विशाखा गाइडलाइन क्या कहता था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट ने उनको कहा है कि भाई आप बाहर बोर्ड लगाइए कि आपके यहाँ पर विशाखा कमेटी बनी है और वो काम कर रही है और इस तरीके की चीज़ों को आपको रोकना पड़ेगा। तो बात यही है, कहीं ना कहीं प्राध्यापक, विधि के विद्यार्थी, जजेस और न्यायपालिका, ये सब लोग मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से लोगों तक वो कानून पहुंचेगा, जानकारी पहुंचेगी। और हर महाविद्यालय में एक फ्री लीगल एड होता है, लीगल एड क्लिनिक होता है जो लॉ के डिपार्टमेंट में है, वहां पर आप आकर अपनी बात शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको वहां पर जानकारी भी दी जाएगी। एक अंतिम सवाल लूंगी सर, क्या कुछ आगे नया रिसर्च चल रहा है? अभी कुछ एक विषय हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूं और मैं ये समझता हूं कि जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको काम करते रहना चाहिए, जब तक आपका शरीर आपके साथ है आपको काम करते रहना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मेरे 2 ही ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मैं पढ़ाने में बहुत ज़्यादा यकीन रखता हूँ, जब तक कि मैं 3-4 क्लास नहीं ले लूँगा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरा ये है कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ और बच्चों तक वो चीज़ें पहुंचा रहा हूं। और यही मेरा जीवन का उद्देश्य है कि जब तक मैं हूं तब तक मैं इन सारी चीज़ों को जनता तक, लोगों तक, भले ही वो अखबार के माध्यम से हो या आपके माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, कम से कम उसे पहुंचाया जाए, वो यूटिलिटी हो, वो केवल लाइब्रेरी में न रह जाए। बस यही मेरा एक उद्देश्य है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ के, छत्तीसगढ़ रायपुर कॉलेज में ये पढ़ाते हैं, लॉ की जानकारी जो है समूचे विद्यार्थियों को देते हैं, डॉक्टर भूपेंद्र करवंदे जी। फिलहाल जिस तरीके से उन्होंने बात कही है कि हर एक स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी और हर एक युवा वर्ग को बहुत जरूरी है कि वो संविधान और कानून की पूरी जानकारी रखे, न सिर्फ पढ़ने के लिए कि बल्कि जानकारी जुटाने के लिए कि जब उन पर किसी तरीके की कोई मुसीबत आए तो वो कानून की अच्छी समझ रखेंगे तो शायद उससे अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत।